Hello everyone. So today we will discuss about mechanism for consumer protection. So mechanism for consumer protection क्या है कि कुछ ऐसी redressal agencies, ऐसे boards और ऐसे कोर्ट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किए हैं किस चीज़ के लिए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी उनके साथ फ्रॉड होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनसे उन्हें बचाने के लिए जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने मेजर्स स्टेप उठाए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया है कि वो क्या है, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, जो हमने उसी वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। सेकंड भी हम कर चुके हैं, वो हमारा क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि 2 मेजर्स क्या हो गए, कुछ लॉ बना रखे हैं, एक एक्ट बना रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड थर्ड हमारा मेजर क्या है, मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसका एक पार्ट है, मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो मैकेनिज्म ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड वेरियस अथॉरिटीज एंड बॉडीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है कि हमारे जो भी पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहे हैं, फ्रॉड को फेस कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत से मेजर्स बनाए हैं, बहुत सी बॉडीज बनाई हैं, अथॉरिटीज बनाई हैं, किस चीज के लिए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। वन ऑफ द मेजरेबल कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया इज मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है वो कौन सा है, मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी मैंने बताया कि हम मेजर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर कौन सा है, यानी कि ये मेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है, हमारे मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। The mechanism designed to protect the interest of consumers in India can be broadly categorized into 2 types। कि अगर हम बोलें कि मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, सो मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो भी हम कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। सो जितने भी हमारे मेजर्स हैं उनका मेन पर्पस और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें प्रमोट करना, ताकि वो अपने राइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और उनके साथ कम से कम फ्रॉड और एक्सप्लॉयटेशंस हों। सो जो भी हमारे जो मैकेनिज्म है वो 2 चीजों को इंक्लूड करते हैं, क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म क्या होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं या फिर जो हमारी कंज्यूमर रिड्रेसल बॉडीज होती है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म क्या होता है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कंज्यूमर ने बनाए हैं, डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज्म होता है इसमें सिर्फ आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना होता है, उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होता है। जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में किया था प्रीवियस वीडियो में, वही हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे हमने लॉ में वेरियस लॉज किए थे, जैसे ड्रग्स से रिलेटेड लॉ था, फूड रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड लॉ था कि फूड का अडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे लॉज थे उन्हीं के रिगार्डिंग हमारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का सिंपली मतलब यही होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, किस चीज के लिए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। सो अगर मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन आता है तो आप जो पहला है क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में ये बता दोगे कि इसका भी मेन पर्पस क्या होता है कि कंज्यूमर्स के जो भी प्रोटेक्ट करना, उनके राइट को सिक्योर करना। और इसमें हम वेरियस डिपार्टमेंट बनाते हैं जो स्टेट लेवल पे भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं। और वो डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज किए हैं वही हमारे डिपार्टमेंट्स में आते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से लॉज आएंगे, जो भी हमारे ड्रग से रिलेटेड थे। कौन से थे हमारे, ड्रग डेंजरस ड्रग्स का था या फिर द ड्रग एक्ट थी। तो ये जो भी थे ये किस चीज में आ जाएंगे, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये सब क्या है, इसमें हमारे वेरियस डिपार्टमेंट्स आते हैं जो हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट विद क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म। Under Protection Act 1986, its separate quasi-judicial mechanism has been established to redress the grievances of consumers। यानी कि कंज्यूमर्स की जो कंप्लेंट थी, उनके साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए, उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए एक क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म बनाया गया, बॉडीज बनाई गई। और वो क्या है, हमारी 3 टायर है। इसको क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म को हम और क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल एजेंसीज।
तो ये 3 टायर की होती है, यानी कि 3 लेवल पे होती है। नेशनल कमीशन जो नेशनल लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल कमीशन। जो स्टेट लेवल पे होती है वो है स्टेट कमीशन, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम। इट इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज। इन दिस जुडिशियल मैकेनिज्म देयर आर बोथ काइंड ऑफ मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स एंड नॉन जुडिशियल मेंबर्स। यानी कि जो हमारी जुडिशियल मैकेनिज्म होती है, यानी कि जो नेशनल कमीशन होती है, स्टेट कमीशन होती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है, उसमें जुडिशियल मेंबर भी होते हैं और नॉन जुडिशियल मेंबर भी होते हैं। अब जुडिशियल मेंबर क्या होते हैं, ऐसे मेंबर्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जिसने लॉ पढ़ रखी है, यानी कि जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसके पास लॉ का एक्सपीरियंस है, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल मेंबर्स। और जिन्होंने लॉ की स्टडी नहीं कर रखी वो हमारे क्या होते हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर्स। लेकिन जो हमारा क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म है वो किसे इंक्लूड करता है, नॉन जुडिशियल मेंबर्स को भी इंक्लूड करता है। क्यों इंक्लूड करता है, ताकि हम टेक्निकलिटीज को कम कर दें, कि कंज्यूमर जब भी हमारे पास आए तो ऐसा नहीं है कि हम उसके सामने ऐसी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बोलें, क्योंकि हर ऐसा जरूरी नहीं कि हर जो कंज्यूमर है वो लॉज के बारे में, एक्ट्स के बारे में अवेयर हो। इसीलिए हमने नॉन जुडिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया है ताकि हम कंज्यूमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रिक्ट फोरम। कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सबसे छोटा लेवल है। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि हर स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है। काइंड ऑफ कोर्ट नहीं बोलते, जो कंज्यूमर्स के लिए होती है, कंज्यूमर जो भी कंप्लेंट करते हैं उसके लिए होती है। सो ये क्या होती है, हर जो स्टेट है उसकी हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश की जाती है, और ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 हो तो वो 2 फोरम भी बना सकता है। देन कंपोजिशन यानी इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। ए पर्सन हु इज यूर हैज बीन क्वालिफाइड, यानी कि या तो वो बन चुका है डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारा जज है, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें वो जज है, या फिर उसने उतनी क्वालिफिकेशन कर ली है कि वो जज बन सकता है, तो वो कौन बनेगा, हमारा प्रेसिडेंट बनेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम का। द अदर मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट के अलावा 2 अदर मेंबर्स, यानी कि 2 और मेंबर्स, और जिसमें से कम एक वुमेन होनी चाहिए। दोनों भी वुमेन हो सकते हैं, पर कम से कम एक क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि वो कब मेंबर बन सकते हैं, जब वो इन चीजों को पास करेंगे, इनको क्वालिफाई करेंगे। बी नॉट लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, यानी कि उनकी एज 35 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन 35 से एज कम नहीं होनी चाहिए। पोजेस अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे वो कहीं की भी यूनिवर्सिटी हो, उससे उन्हें कम से कम ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखी हो, उनके पास एक डिग्री हो। अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो वो मेंबर नहीं बन सकते। यानी कि या तो उनकी उनकी एज क्या होनी चाहिए, 35 से ज्यादा होनी चाहिए, एक उन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही रखी हो। एंड थर्ड इज बाय पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी। एबिलिटी इंटीग्रिटी यानी कि वो अनसाउंड माइंड में ना हो, यानी कि अच्छे से सोच सकते हो, समझ सकते हो, उन्हें कोई ऐसे मेंटल डिसऑर्डर ना हो। एंड हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस, और इसके अंदर कम से कम जो भी जिस भी चीज के लिए वो लिए जा रहे हैं, मान लो वो नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं तो वो मार्केटिंग के लिए लिए जा रहे हैं, जिस भी चीज के लिए लिए जा रहे हैं उस फील्ड में उनका 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो क्या बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। सो हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम की क्या कंपोजिशन हुई कि जो पर्सन है, जो डिस्ट्रिक्ट में जज है, वो हमारा क्या बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। उसके अलावा 2 और मेंबर, जिसमें से एक तो वुमेन होनी चाहिए और एक मैन हो सकता है। उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी कि उनकी एज 35 से ज्यादा हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, और वो क्या हो, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। डिसक्वालिफिकेशन यानी कि कौन ऐसे मेंबर्स हैं, कौन ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इसका पार्ट नहीं बन सकते। हैज बीन कन्विक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, यानी कि उन्होंने कोई क्राइम किया हो और इसके लिए उन्हें जेल हुई हो, तो जो भी इंडिविजुअल कभी भी जेल गया है वो इसका मेंबर नहीं बन सकता। इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि इंसॉल्वेंट है, यानी कि बैंकरप्ट रहा है, एक तरीके से दिवालिया हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है, कभी भी उसने बैंकरप्ट फेस किया है, तो वो हमारा इसका मेंबर नहीं बन सकता। इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड यानी कि मेंटल डिसऑर्डर है, उन्हें मीन्स भूलने की आदत है, कुछ भी ऐसी चीज है। अनसाउंड माइंड यानी कि जो लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते, अच्छे से थिंकिंग नहीं कर सकते, रेशनल डिसीजन नहीं ले सकते, उसको भी हम इसका मेंबर नहीं बना सकते। हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वो पहले गवर्नमेंट को सर्विसेज देते थे, गवर्नमेंट की किसी कंपनी में, गवर्नमेंट में काम करते थे, और उन्हें वहां से निकाल दिया गया है, तो हम इसमें नहीं ले सकते। अगर उन्होंने वो छोड़ दी है तो दूसरी बात है, अगर उन्हें निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो उसे हम क्या कहें, इसके अंदर मेंबर नहीं बना सकते। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये हर टाइप की, यानी कि चाहे वो स्टेट हो, नेशनल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, तीनों टाइप के लिए क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर उसके अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन है,
वो तो किसी का भी वो मेंबर नहीं बन सकता। हैज इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी फंक्शन एज अ मेंबर, यानी कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वो क्या है, मेंबर नहीं बन सकता। ऐसे ही स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं तो भी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वो मेंबर नहीं बन सकता। और अगर हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थिंकिंग में ऐसा है कि वो इंडिविजुअल मेंबर नहीं बन सकता, तो हम उसे डिस्क्वालीफाई ही मानेंगे। हैज सच अदर डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के हिसाब से कोई और डिस्क्वालिफिकेशंस हैं तो भी वो उसका मेंबर नहीं बन सकता। यानी कि अगर ये चीजें फुलफिल हो रही हैं तो वो कभी भी इनका बॉडीज का क्या है, मेंबर नहीं बन सकता। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जिसकी हमने क्वालिफिकेशंस की हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस की हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है। एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ द फोरम इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो स्टेट के अंदर होती हैं, उसकी कौन करता है, अपॉइंटमेंट करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है, वो किसके रिकमेंडेशन से करती है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उससे वो रिकमेंडेशंस लेती है, सजेशंस लेती है, और उसके बाद वो क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन विल बी द चेयरमैन। जो हमारी सिलेक्शन कमेटी होगी उसका चेयरमैन कौन होगा, जो हमारी स्टेट जो कमीशन है ना उसका जो प्रेसिडेंट, इसका प्रेसिडेंट कौन है, देखो हम अभी करके आए हैं कि इसका प्रेसिडेंट होता है ए पर्सन हु हैज क्वालिफाइड एज डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो हमारी किसका, डिस्ट्रिक्ट फोरम का वो है प्रेसिडेंट है। लेकिन इसकी सिलेक्शन कमेटी में जो हमारी स्टेट कमीशन होगी उसका जो प्रेसिडेंट है वो इसका चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट डीलिंग टू कंज्यूमर अफेयर, यानी कि कंज्यूमर अफेयर का और लॉ डिपार्टमेंट का स्टेट लेवल पे जो सेक्रेटरी है वो हमारा क्या होगा, इसका मेंबर होगा। तो इसके 3 मेंबर होंगे, एक तो जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है और कंज्यूमर अफेयर है उसके सेक्रेटरी हैं स्टेट लेवल पे, वो मेंबर होंगे। और जो हमारी स्टेट कमीशन है, यानी कि सेकंड जो हमारी बॉडी है, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो हमारा क्या होगा, चेयरमैन होगा। व्हाइल प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन इज अब्सेंस एंड ऑफ अदरवाइज अनएबल टू एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, द स्टेट गवर्नमेंट में रेफर द मैटर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ नॉमिनेटिंग एज चेयरमैन। कि कभी ऐसा हो कि जो हमारा प्रेसिडेंट है स्टेट कमीशन का वो अवेलेबल नहीं है, या फिर अभी स्टेट कमीशन का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस टाइम पे जिस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो जज है हाई कोर्ट का, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो जज है उसको हम क्या बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे। टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है कि उसे कितने साल काम करना होता है। एवरी मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल, या फिर उसकी एज 65 ईयर हो गई, विच एवर इज अर्लियर, कि या तो वो कम से कम उसे 5 साल काम करना होता है, या फिर अगर उसकी एज 65 हो जाती है तो वो रिटायर हो जाता है। लेकिन अगर उसने 5 साल काम कर लिया लेकिन उसकी एज अभी 65 नहीं हुई है तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए अवेलेबल रहता है। देन टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि उनकी सैलरी, उन्हें अलाउंसेस जो भी पे किए जाएंगे, बेनिफिट पे किए जाएंगे, वो कौन डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्योंकि ये हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और बाकियों में क्या होता है, हमारी नेशनल गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है। नाउ जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी कि इसकी क्या 2 जुरिडिक्शन होती है। जुरिडिक्शन का मतलब कि किन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, कैसी जुरी हम फॉलो करते हैं। इसमें हमारा आता है पेक्यूनियरी, इसमें क्या होता है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ना उसमें वही कंप्लेंट आ सकती हैं जिनकी जो वैल्यू है, लिमिट है, कितने तक है, 20 लाख तक है। 20 लाख से अगर ज़्यादा की कंप्लेंट है, उसकी वर्थ जो 20 लाख से ज़्यादा है, तो हम उसको स्टेट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में वही आ सकती है जिसकी वैल्यू कहाँ तक होगी, 20 लाख तक होगी। देन टेरिटोरियल में क्या होता है कि जो भी हमारी कंप्लेन है अगर वो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर रहे हैं तो अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी में आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आके आप कंप्लेंट कर रहे हो, उसी टेरिटरी में आपको क्या करनी होती है, कंप्लेन करनी होती है। सो ये हमारा कंप्लेंट कंप्लीट हो गया किसका, डिस्ट्रिक्ट का। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मीनिंग किया कि हमारी क्या क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होती है, उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है एंड टर्म एंड कंडीशंस क्या है, एंड जुरिडिक्शन। नाउ स्टेट कमीशन, सो डिस्ट्रिक्ट फोरम को कौन कर रहा था, उसे भी हमारी स्टेट कर रहा था, और हमारी जो स्टेट कमीशन है उसे भी कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है। अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इसकी क्या कंपोजिशन है। ए पर्सन हु इज द जज ऑफ हाई कोर्ट, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, जो हमारा चेयरमैन प्रेसिडेंट था वो कौन था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। और इसमें क्या होता है, स्टेट कमीशन में क्या होता है, जो हाई कोर्ट का जज है वो हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, उसमें भी यही था कि 2 से ज्यादा मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर
होने चाहिए जिसमें से एक वुमेन हो और उनकी क्वालिफिकेशन सेम रहेंगी जो हम डिस्ट्रिक्ट में करके आए हैं कि एज 35 से कम ना हो, उनके पास कम से कम बैचलर डिग्री हो और वो साउंड माइंड में हो, एबिलिटी ऑफ पर्सन हो, एंड क्या हो 10 ईयर का उनके पास एक्सपीरियंस हो। डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो सिमिलर, डिस्क्वालिफिकेशन भी हमने डिस्कस कर ली थी कि क्या रहती है। देन अपॉइंटमेंट, अब इनको कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट को तो हमने देख लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, किसके साथ? सिलेक्शन कमेटी के मिलके। अब अपॉइंटमेंट इसकी कौन करता है? एवरी अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट करती है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और किसकी रिकमेंडेशन से? सिलेक्शन कमेटी की। और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन, यानी कि इससे इसी कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो इन्वॉल्व होता है। सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, जो हमारा डिट्टो हमारा डिस्ट्रिक्ट का था ना, वैसी की वैसी ही सिलेक्शन कमेटी इसकी होती है। इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो स्टेट में है, ये तीनों मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि अदर कौन कौन होंगे जो जो अपॉइंट किए जाएंगे। देन टर्म ऑफ ऑफिस, उसमें क्या था कि 5 साल और 65 ईयर्स ऑफ एज, अगर जल्दी हो जाता है तो हम क्या करते हैं? रीअपॉइंटमेंट के लिए रहते हैं। इसमें क्या है 5 साल तो आप सर्व करोगे और ज्यादा से ज्यादा 5, और उसके बाद क्या होता है 67 ईयर्स हो गया। अब इसमें 65 नहीं हुआ, इसका रिटायरमेंट कितना हो गया? 67 ईयर्स। नाउ जुरिडिक्शन, अब इसकी क्या होती है कि फर्स्ट तो वही रहेगी पेक्यूनियरी में। उसमें क्या था कि जो भी हमारी 20 लाख तक की है वो किस में होती है? डिस्ट्रिक्ट में होती है। 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक की अगर आपकी कंप्लेन है तो वो किस में होगी? स्टेट कमीशन में होगी। 20 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ज्यादा है तो स्टेट में नहीं होगी। देन एपीलिएट, एपीलिएट में क्या होता है कि अगर आप जो डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप किस में कर सकते हो? स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हो। देन रिविजनल, उसमें एपीलिएट में क्या होता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, जिसने कंप्लेन की है वो सेटिस्फाई नहीं है, या फिर उसका जो भी ऑर्डर आया है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो। लेकिन रिविजनल में क्या होता है कि खुद कमीशन, जो स्टेट कमीशन है वो किससे ले लेती है? जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है या डिस्ट्रिक्ट फोरम है उससे ले लेती है उसको, केस को, और खुद सॉल्व करती है, रिवाइज करती है, उसको हम बोलते हैं रिविजनल जुरिडिक्शन। एंड देन टेरिटोरियल, टेरिटोरियल यानी कि जो स्टेट के अंदर हैं वो जो स्टेट में रहते हैं वही कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। दूसरे स्टेट से हैं तो आप नहीं कर सकते। स्टेट कमीशन हैव स्पेशल पावर्स अदर देन पावर ऑफ, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसकी भी कुछ पावर होती है, लेकिन जो हमारी स्टेट है उसकी मेन पावर क्या है? ट्रांसफर ऑफ केसेस, यानी कि केसेस ट्रांसफर हो सकते हैं एक स्टेट से दूसरे में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में। यानी कि एक स्टेट में मान लो 10 डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें आप क्या कर सकते हो? एक जो आपकी है उससे दूसरी में ट्रांसफर कर सकते हो, ये स्टेट के पास पावर है। देन सर्किट बेंचेस, यानी कि जो हमारी स्टेट कमीशन है उसका मेन जो काम होता है ना वो कैपिटल पे, जो हमारी स्टेट की कैपिटल है उस पे ज्यादा उसका फोकस होता है। लेकिन ये स्टेट कमीशन के पास पावर है कि वो सभी, जितनी भी हमारी स्टेट की, जरूरी नहीं है सिर्फ कैपिटल पे, जितनी भी उसमें डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब पे वो क्या कर सकती है? फोकस कर सकती है। नाउ नेशनल कमीशन, सेक्शन 9 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन को कौन सेटअप करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है। उनको कौन करी थी? हमारी स्टेट गवर्नमेंट करी थी। और इसे कौन करती है? हमारी नेशनल और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एस्टेब्लिश करती है। इसकी कंपोजिशन कौन होगी? फर्स्ट में था हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, देन हाई कोर्ट का, अब कौन सा कोर्ट आएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो इसका क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। उन सब में कम से कम 2 मेंबर थे, इसमें क्या है कम से कम 4 मेंबर और होने चाहिए, जिसमें से एक वुमेन हो जिसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम रहेंगी। देन ज्यूरिडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन की क्या क्या होती है? वही पेक्यूनियरी। इसका मतलब क्या है? जो हमने पिछले 2 में किया है सेम मीनिंग नेशनल के साथ होता है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा के जितने भी केसेस होंगे वो हमारी नेशनल कमीशन में आएंगे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक, फिर 20 लाख से 1 करोड़, और इसमें क्या 1 करोड़ से ज्यादा। देन एपीलिएट, यानी कि जो हमारी सेटिस्फाई नहीं है स्टेट से वो किस में अपील कर सकता है? नेशनल में। और रिविजनल, यानी कि जो ये नेशनल कमीशन के पास पावर है कि वो स्टेट से क्या कर सकती है? ले सकती है उस केस को रिवाइज करने के लिए। पावर एंड राइट, अब हमारी जो तीनों कमीशन है उनकी क्या क्या पावर होती है, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज राइट टू कॉल विटनेस। विटनेस क्या होता है? गवाह, यानी कि एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है जिसके पास सबूत है, या फिर वो एक गवाह है, विटनेस है जिसको सारे प्रूफ्स पता है, उसको सारा सच पता है, तो उसे बुलाना, विटनेस को बुलाना, उसे एग्जामाइन करने का राइट होता है हमारी कमीशंस को। राइट टू डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस, यानी कि प्रूफ को जो है प्रोड्यूस करना, उन्हें एग्जामाइन करना, डिस्कवर करना, उनकी स्टडी करना, इन चीज का पूरा उनका क्या है? राइट है हमारी जो भी कमीशन है उनको। राइट टू रिसीव एविडेंसेस ऑन एफिडेविट, यानी कि अगर हमारे पास कोई एविडेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है तो उससे एफिडेविट लेना, यानी कि रिटर्न में उसके साइन के साथ ले लेना कि हाँ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि बाद में वो मुकर ना जाए। ये भी किसका राइट है? हमारी कमीशन का राइट है। राइट टू एग्जामाइन विटनेसेस, यानी कि जो विटनेस हैं, जितने भी गवाह हैं, उनके साथ इंटेरोगेशन करना, उनसे और इन्फॉर्मेशन लेना, एग्जामाइन करना, ये भी हमारे राइट्स हैं।
राइट टू रिक्विजिशन टेस्ट रिपोर्ट, यानी कि कोई ऐसा केस है जिसमें आपको टेस्ट निकलवाना है, लेबोरेटरी टेस्ट करवाना है, तो ये लेबोरेटरी टेस्ट करवाना, उनसे रिपोर्ट मंगवाना, ये भी हम क्या कर सकते हैं, उनके राइट्स हैं। देन पावर इन अदर प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स, यानी कि जो भी अदर पावर हैं जो जुडिशियल बॉडीज को मिलती हैं, वो भी सारी जो कोर्ट वगैरह को मिलती हैं, वो सारी पावर इनके अंदर आ जाती हैं। राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, इनका राइट है और इनकी पावर है कि जो जो एसोसिएटेड पर्सन है, अगर कोई कंप्लेन आई है तो उससे रिलेटेड जो जो पर्सन है, सेलर है, ट्रेडर है, उन सब से इन्फॉर्मेशन गेन करना, उनको इंटेरोगेट करना। राइट टू रिक्विजिशन बुक एंड अकाउंट्स, यानी कि अगर उन्हें बुक की जरूरत है, अकाउंट्स की जरूरत है, उनसे रिलेटेड उन्हें कॉपी चाहिए तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें मिलती हैं। राइट टू सर्च एंड सीज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल, यानी कि जो जो उनको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको सर्च करना, पहले तो सर्च करना यानी कि उनको निकालना, फाइंड आउट करना डॉक्यूमेंट्स को, देन उन्हें सीज कर देना। सीज यानी कि और कोई उन्हें यूज नहीं कर सकता, अब ये इन्हीं के अंडर रहेंगे, ये भी इनका राइट है। और ये भी इनका राइट है कि जो इन्होंने सीज किया है वो उन्हें अपने पास ही रखेंगे या रिटर्न करेंगे, ये पूरी पावर किनके पास होती है, इन कमीशंस के पास होती है। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep